देख रहे हैं खबर बड़ी है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। कल की बातचीत बहुत निर्णायक होने वाली है। जी हां, किसानों और सरकार के बीच में कल एक अहम दौर की बातचीत होगी 30 दिसंबर को, और ये पता लग पाएगा कि पिछले 34 दिनों से जो गतिरोध किसान और सरकार के बीच में बना हुआ है, क्या उसका कोई हल निकल पाएगा या इसी तरह किसान डटे रहेंगे सड़कों पर। तो कल की बातचीत पर सबकी नजरें हैं। कल मान जाएंगे किसान, खत्म होगा आंदोलन। किसान आंदोलन पर कल फाइनल फैसला। कल नाराज किसानों को मना लेगी सरकार। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सरकार और किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। केंद्र सरकार के प्रस्ताव के बाद आखिरकार किसान वार्ता की मेज पर लौटने के लिए तैयार हो गए। 8 दिसंबर को गृह मंत्री के साथ बैठक के बाद यह पहला मौका होगा जब सरकार और किसान वार्ता करेंगे। 30 दिसंबर को सरकार और किसानों का प्रतिनिधिमंडल दोपहर 2 बजे बैठक करेगा। उम्मीद है कि बातचीत के जरिए रास्ता निकलेगा और 35 दिनों से चले आ रहे किसान आंदोलन का पटाक्षेप होगा। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को उम्मीद है कि किसान संगठनों के साथ बातचीत सकारात्मक माहौल में होगी और कोई हल जरूर निकलेगा। हम पूर्ण आशावान हैं कि कल जो वार्ता होगी उसके अंदर एक समाधान तक पहुंचेंगे और निश्चित रूप से जो किसान संगठन आ रहे हैं उन पर हमें पूरा भरोसा है कि वो सकारात्मक सोच के साथ आएंगे और एक समाधान की ओर हम बढ़ पाएंगे। किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर पिछले 34 दिनों से जमे हैं। पूरी तैयारी के साथ आए किसान कहीं भी कृषि कानून को लेकर पीछे हटने को राजी नहीं है। कई राउंड्स की बातचीत हो चुकी है, लेकिन फिलहाल ये बातचीत बेनतीजा रही है। कल यानी कि 30 दिसंबर को जो बातचीत होनी है उससे सभी की उम्मीदें हैं, सरकार की भी और किसानों की भी उम्मीदें टिकी हुई हैं। एक तरफ सरकार किसानों के साथ वार्ता को लेकर उत्साहित है, वहीं दूसरी तरफ किसान संगठनों को उम्मीद है कि वार्ता के बाद सरकार उनकी आंदोलन से जुड़ी मांगे मान लेगी। हालांकि दूसरी तरफ किसान संगठनों ने जता दिया है कि उन्हें कृषि कानूनों में संशोधन नहीं चाहिए। संदेश साफ है, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने मोर्चाबंदी की है। उसमें वो किसी भी तरह के समझौते के मूड में दिखाई नहीं दे रहे। 22 दिन बाद में एक टेबल पर बैठेंगे। मास्टर जहां पर छोड़ कर गया था वहां से फिर शुरुआत होगी। हाँ, 22 दिन का कोर्स तो पूरा करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ा है कि छुट्टी काटेंगे मास्टर जी और फिर आकर फिर आगे से पढ़ाना शुरू करेंगे। जहां छोड़ कर गए थे वहां से शुरुआत होगी। बिल 3 बिल है, एक बैरिकेड है, ये टूटेगा जब ही दिल्ली और गांव जुड़ेंगे। पूरी तैयारी के साथ दिल्ली की दहलीज पर जुटा देश का अन्नदाता आर पार के मूड में है। पूरी तैयारी के साथ देश का अन्नदाता पिछले 35 दिन से मोर्चे बंदी पर डटा हुआ है। अब 30 तारीख को वार्ता होनी है। निष्कर्ष निकला यानी कि समाधान निकला तो ठीक, अगर नहीं निकला तो 35 दिन से बंधक बनी राजधानी दिल्ली को परेशानियों से निजात मिलेगी। देश के किसान ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन आखिरी रास्ता नहीं है। यही वजह है कि सरकार के साथ वार्ता को तैयार हैं। कृषि कानून पर किसान और सरकार के बीच पहली बातचीत 14 अक्टूबर को हुई, जो 2 घंटे तक चली, जबकि बातचीत का दूसरा दौर 13 नवंबर को हुआ, जिसमें 7 घंटे तक बातचीत चली। दोनों ही वार्ताएं बेनतीजा रही। 1 दिसंबर को तीसरे दौर में 3 घंटे की बातचीत हुई, इसमें भी बात नहीं बनी। 3 दिसंबर को सरकार और किसानों के नुमाइंदे फिर बातचीत के लिए साथ बैठे। ये बातचीत 7 घंटे तक चली, लेकिन बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। 5 दिसंबर को सरकार और किसानों के बीच 5वें दौर की बातचीत हुई, जो 5 घंटे तक चली। 6ठे दौर की वार्ता बिना मुलाकात के ही रही। अब 30 दिसंबर को अगले दौर की बातचीत होनी है। किसानों के साथ सरकार को भी उम्मीद है कि इस बातचीत के सकारात्मक नतीजे सामने आ सकते हैं।
ये वैचारिक क्रांति है। इस क्रांति को आप बंदूक से दबाओगे तो एक क्रांति चिंगारी बनेगी। आप इसको विचार से इसको आप दबाओगे तो यही आपके जय कार्य करता जाएगा। किसानों का आंदोलन पिछले 34 दिन से जारी है। देश के कृषि मंत्री से लेकर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री, सभी की कोशिशें नाराज किसानों को मनाने की हैं। साफ है कि कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रहे किसानों को मनाने के लिए सरकार ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं, जिसके बाद सुलह के आसार बढ़ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब तक किसानों और सरकार के बीच में 6 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन नतीजा सिफर रहा, कुछ भी नहीं निकल पाया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 से 3 दफा किसानों को सामने आकर भरोसा दिलाते हुए नजर आए कि उनके हक पर कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कल किसान आंदोलन खत्म करेंगे? इस बीच विपक्ष भी पूरी राजनीति कर रहा है। आज तो पंजाब से बहुत ही उग्र तस्वीरें सामने आई। ये लोग किसान तो बिल्कुल नहीं है। किसान पिछले 34 दिनों से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर डटे हैं। नए कृषि कानूनों की खिलाफत कर रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा भी बुलंद कर रहे हैं। किसान और पुलिस में जोर आजमाइश तो समझ में आती है, लेकिन पंजाब के मोगा से जालंधर तक जो तस्वीरें सामने आई, उसने किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति चमकाने वालों की पोल खोल दी है। कहीं मोबाइल टावर तोड़े जा रहे हैं तो कहीं जनरेटर लूटे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आंदोलनकारी किसान गुस्से में हैं, लेकिन जिसने किसानों के मेहनतकश, मददगार और ईमानदार चेहरे को देखा है, वो ये मान ही नहीं सकता कि ये वही आंदोलनकारी किसान हैं जिन्होंने अपनी मांगों को लेकर पिछले 1 महीने से अपना घर बार सब त्याग दिया है। नकली हस्ताक्षर इत्यादि जो आपने अभी कराने की कोशिश की थी और जो झूठे भाषण आप दे रहे थे, उसके बाद जब आप गायब होते हैं तो ये परिस्थिति ठीक वैसे है जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद आपने देश में कैमरे के सामने पार्लियामेंट में बैठ करके आंख मारी थी। किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने भी विपक्षी दलों पर कृषि कानूनों पर गुमराह करने का आरोप लगाया है। अरे विपक्ष अगर मजबूत होता तो आंदोलन हमें करना पड़ता क्या? देश में विपक्ष भी मजबूत रहना चाहिए। अपनी जान बचा रहा किसान तो जब विपक्ष आवाज हाउस में नहीं उठा सकता तो किसानों को सड़कों पर आना पड़ता है। विपक्ष देश में मजबूत रहना चाहिए। देश का असली अन्नदाता ऐसा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि देश के अन्नदाता को एक एक दाने की कीमत का जायजा है। आखिरकार फिर कौन है वो लोग जो देश के अन्नदाता की आड़ में गुंडागर्दी कर रहे हैं? कौन है ये लोग जो ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं जिससे देश का अन्नदाता बदनाम हो? पिछले 34 दिनों से कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान के बीच तकरार जारी है। एक तरफ किसान कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं, दूसरी तरफ केंद्र सरकार किसानों को मनाने में जुटी है, समझाने बुझाने की कोशिश में जुटी है। बीजेपी के तमाम नेता और मंत्री कृषि कानूनों के फायदे गिनवाने में जुटे हैं। ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि नया कृषि कानून किसानों के हक में है। किसानों के साथ कई दौर की वार्ता, उनसे बातचीत के लिए तारीख तय करना साफ दिखाता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के हितों को लेकर कितने फिक्रमंद हैं। भारत सरकार आंदोलनकारी किसानों से भी चर्चा कर रही है। हमारी कोशिश है कि किसानों से बातचीत करके इस विषय का समाधान निकाला जाए। पीएम मोदी सैकड़ों दफा किसानों के हित की बात रख चुके हैं। मौका चाहे जो भी हो, पीएम देश के अन्नदाता को यह संदेश देने में पीछे नहीं हटे कि देश की संसद ने जिस कृषि कानून पर मुहर लगाई है वो किसानों के हित में है। पीएम मोदी ने यह भी समझाने की कोशिश की कि नए कृषि कानूनों से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, निवेश बढ़ेगा, जिससे किसान और देश दोनों आगे बढ़ेंगे।
इसी का असर है कि अन्नदाताओं का एक धड़ा अब कानून के समर्थन में उठ खड़ा हुआ है। भारी संख्या में किसान कृषि कानून के समर्थन में आ गए हैं। उनकी बेहतरी के लिए उनको ज्यादा दाम मिले इसलिए बिल ला रही है, तो सरकार के लोग जानबूझकर इसमें अड़ंगा लगा रहे हैं। वो भोले भाले किसानों को भड़का रहे हैं। उनके बीच में कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा लेकर पहुंच जाते हैं, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लोग पहुंच जाते हैं। पीएम मोदी बार बार किसानों और सरकार के बीच आने वाली अड़चनों का जिक्र करते हैं। वो किसानों को यह भरोसा देने से भी पीछे नहीं हटते कि आगे आने वाले दिनों में किसानों के बीच आने वाली अड़चनों का समाधान भी किया जाएगा। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ किसान है। एक तरफ विपक्ष किसानों के नाम पर राजनीति करने का कोई मौका चूक नहीं रहा, तो दूसरी तरफ सरकार लगातार किसानों से संवाद कर रही है। प्रधानमंत्री ने खुद उन शंकाओं पर खुलकर पक्ष रखे जिस पर विपक्ष किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। अब किसानों के वार्ता की मेज पर लौटने से एक बार फिर से सुलह की उम्मीद जगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर बड़ी है, आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल आजकल रैलियों का नया अखाड़ा बन चुका है। रैली के जवाब में राजनीतिक पार्टियां रैली कर रही हैं, रोड शो के जवाब में रोड शो निकाला जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे टीएमसी की बौखलाहट भी बढ़ती जा रही है। ममता बनर्जी ने बीरभूम के बोलपुर में पैदल मार्च निकाला। ये वही जगह है जहां पर कुछ दिनों पहले अमित शाह ने भव्य रोड शो किया था। ये दो तस्वीरें आजकल पश्चिम बंगाल से आए दिन आती रहती हैं। किसी बड़े नेता की चुनावी रैली की तस्वीर और दूसरी विरोधी पार्टियों के बीच भिड़ंत की तस्वीर। बीजेपी ने जब से राज्य में मिशन 200 प्लस सीट पर काम शुरू किया है, ममता बनर्जी और उनकी टीएमसी में बौखलाहट जगजाहिर हो चुकी है। रैली के जवाब में रैली और रोड शो के जवाब में रोड शो और बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमला, इसी राह पर चल पड़ी है टीएमसी। बीजेपी के बड़े नेताओं की लगातार रैलियों के बीच अब ममता ने भी चुनावी बिगुल बजा दिया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनावी बागडोर खुद संभाल ली है। उन्होंने बीरभूम के बोलपुर में रैली की है। आपको बता दें, ये वही जगह है जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया था। ममता भी 2 दिन के दौरे पर बीरभूम पहुंची हैं। जिस रास्ते से अमित शाह निकले थे, उसी पर ममता अपने समर्थकों के साथ पैदल ही निकल पड़ी। शायद वो दिखाना चाह रही थी कि बंगाल की जनता के वो साथ चल रही हैं। ममता बनर्जी की इस पदयात्रा में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी खूब नजारा देखने को मिल रहा है। साथ ही इस पूरी पदयात्रा में बंगाली संस्कृति पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। शाह और दूसरे बीजेपी नेताओं ने बंगाल के महापुरुषों का सम्मान करते हुए अपना चुनावी बिगुल फूंका है। अमित शाह 19 और 20 दिसंबर को बंगाल दौरे पर आए थे। बोलपुर में सफल रैली के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें उन्होंने ममता सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। शाह ने ममता राज के पिछले 10 साल में राज्य की बिगड़ी स्थिति को लेकर आलोचना की थी। इससे बौखलाई ममता भी अब मैदान में उतर आई है। আর মানুষের দাঙ্গা লাগিয়ে দাও। ইলেকশন আসবে, টাকা দিতে সব টাকা সরাতে শুরু করবে। ইতিমধ্যে গ্রামে গ্রামে গিয়ে দিতেও শুরু করেছে। টাকা দিলে নিয়ে নিন, বিজেপিকে ভুলিয়ে দিন। पश्चिम बंगाल में 2021 में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले ही टीएमसी और बीजेपी में राजनीतिक तकरार बढ़ती जा रही है। हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ये तस्वीरें नंदीग्राम की हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं की बस पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया। पश्चिम बंगाल में चुनाव के पहले राजनीतिक हिंसा का दौर लगातार जारी है। मंगलवार के दिन में शुभेंदु अधिकारी, जो कि टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए, उनकी नंदीग्राम में एक बहुत बड़ी रैली थी। शुभेंदु अधिकारी के समर्थक बीजेपी के कार्यकर्ता जब रैली में शामिल होने के लिए जा रहे थे, तो बीच में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया। शुभेंदु अधिकारी हाल ही में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिससे ममता और टीएमसी खासा गुस्से में है और उनका गुस्सा इस तरह हिंसा के रूप में बाहर निकल रहा है।
शुभेंदु जी हमारे यहाँ आ गए तो उन पर भी हमला करा दिया, क्योंकि अब वो रामराज स्थापित करना चाहते हैं ना, क्योंकि अब भारत माता की जय वो लगाएंगे, जय श्री राम कह देंगे, तो ऐसे लोग उन्हें नहीं पसंद हैं। उन्हें तो घुसपैठिए पसंद है जिनके दम पर वो सरकार बनाती हैं। लिहाजा देश को भी सुरक्षित करना है, वेस्ट बंगाल को भी सुरक्षित करके और उसको विकास की दौर में आगे बढ़ाना है। इसलिए हम हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए वहां की जनता बिल्कुल तैयार है। दरअसल टीएमसी के समर्थकों में लगातार शुभेंदु अधिकारी के प्रति गुस्सा बढ़ता जा रहा है। नंदीग्राम में पुलिस पहुंची तब जाकर हालात काबू में हुए, वरना हिंसा कितना बढ़ सकती थी ये सोचा जा सकता है। इससे पहले पूर्वी मिदनापुर में भी पिछले सप्ताह हिंसा हुई थी, तब भी शुभेंदु अधिकारी और तृणमूल कांग्रेस के समर्थक आमने सामने आ गए थे। ये दीदी और टीएमसी की बौखलाहट नहीं है तो और क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर बड़ी है क्योंकि हमें खबर मिल रही है कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने अपने कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में कई जगहों पर आगजनी कर दी है, हिंसा कर दी है। हावड़ा की तस्वीरें देखिए, चौंका देने वाली, हैरान कर देने वाली तस्वीरें कि बीच सड़क पर इस तरह बाइक को फूंका गया है। और हावड़ा के बॉटनिकल गार्डन इलाका ये है, बताया जा रहा है, जहां पर हिंसा की तस्वीरों को देखा जा सकता है साफ तौर पर। टीएमसी कार्यकर्ताओं में ये बौखलाहट। टीएमसी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उनके एक कार्यकर्ता की हत्या हुई है और इसी विरोध में आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और खबर बड़ी है, में आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये देश के लिए बहुत बड़ी खबर है। नया कोरोना वायरस दस्तक दे चुका है भारत में और ये पुराने कोरोना वायरस से और ज्यादा खतरनाक है। और ये कहा भी जा रहा है जो यूके में तेजी से फैल रहा है। भारत सरकार लगातार इस पर पैनी नजर बना के रखे हुए है और सचेत रहने को कहा गया है। नए साल में रहें सावधान। नया कोरोना पहुंचा हिंदुस्तान। 2020 में पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाला कोरोना जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो नए रूप में फिर से फैलने की तैयारी कर चुका है। कोविड-19 की वैक्सीन अभी लोगों को मिलना शुरू नहीं हुई, वहीं कोरोना का ये नया रूप ब्रिटेन से लेकर भारत तक पहुंच चुका है। ब्रिटेन समेत 16 देशों में फैल चुके इस नए कोरोना वायरस से संक्रमित 6 लोगों की भारत में पुष्टि हुई है। ये सभी ब्रिटेन से ही भारत लौटे थे। 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक कुल 33,000 लोग यूके से भारत में अलग अलग एयरपोर्ट्स पे उतरे। इनमें से 114 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और उनके जब सैंपल्स 10 अलग अलग प्रयोगशालाओं में भेजे गए, उनमें से 6 लोग जो हैं यूके के नए स्ट्रेन में पॉजिटिव पाए गए हैं। ये नया कोरोना वायरस और भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक पहले से 70% ज्यादा तेजी से फैलता है ये। मतलब संक्रमण होने की करने की क्षमता इसमें बढ़ गई, इसलिए चर्चा का विषय बना कि जो नॉर्मल कोरोना वायरस एक मरीज कितने मरीज को संक्रमित करता था, इसमें देखा गया इस वायरस स्ट्रेन में, जिसका नाम दिया गया VUI 2020-12Y1 यूनाइटेड किंगडम में, उसमें देखा गया ज्यादा लोगों को संक्रमित कर रहा, मतलब तेजी से फैलेगा। ब्रिटेन में कोरोना का जो नया स्ट्रेन या रूप मिला है वो पिछले वायरस के मूल जेनेटिक रूप के साथ तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा मजबूत है। ये वायरस तेजी से फैलता है। फिलहाल तो ब्रिटेन के मामले में यही दिख रहा है। WHO के मुताबिक कोरोना का ये नया प्रकार दक्षिण पूर्व ब्रिटेन में दिखा। दिसंबर में जब इस इलाके में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े तब वैज्ञानिकों की इस बात पर नजर गई, लेकिन बाद में ये सामने आया कि नया वायरस मरीजों में सितंबर से ही सक्रिय था। नए वायरस की जांच कर रहे वैज्ञानिकों ने पाया कि कोरोना वायरस शुरुआत से अब तक 23 बार म्यूटेशन की प्रक्रिया से गुजर चुका है, यानी 23 बार ये अपना रूप बदल चुका है। इस बीच दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कोरोना वैक्सीन पर भी काम चल रहा है। भारत में भी 28 और 29 दिसंबर को इसका ट्रायल हुआ। हालांकि एक सवाल अब ये भी उठ रहा है कि क्या पुराने कोरोना के लिए बनाए गए टीके नए कोरोना पर भी कारगर होंगे? आज भी हमारा मास्क, हमारी सोशल डिस्टेंसिंग, हमारा सैनिटाइजेशन हमें सुरक्षित रखेगा। दूसरी बात इसमें अच्छी ये भी है कि इसकी वजह से ज्यादा तीव्र बीमारी या ऐसे कि हम कहें कि मृत्यु दर बढ़ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए घबराने की, परेशान होने की बात नहीं है। हमारी ट्रीटमेंट मोडालिटीज अभी भी वही हैं, उसी तरह से हम ट्रीट कर रहे हैं। और अच्छी बात ये भी है कि जो वैक्सीन आ रही हैं वो भी इस स्ट्रेन पर कारगर है और इससे हमें सुरक्षित रख सकती है।
इस बीच भारत सरकार ने एहतियातन 31 दिसंबर तक इंग्लैंड से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। ये भी कहा जा रहा है कि हालात का जायजा लेने के बाद पाबंदी आगे भी बढ़ाई जा सकती है। ब्रिटेन में नए कोरोना वायरस की शुरुआती जांच में ये पता चला है कि ये बहुत ज्यादा संक्रामक है, लेकिन जान जाने का खतरा भी उतना तेज है ऐसा फिलहाल नहीं दिखा है। इस नए कोरोना से संक्रमित मरीजों को सीने में तेज दर्द होता है, लेकिन बाकी सारे लक्षण पुराने कोरोना वायरस की तरह ही हैं। भारत जैसे देश में इसे फैलने से रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ आबादी करीब 130 करोड़ है और उसके अनुपात में स्वास्थ्य सेवाएं कम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बताया जा रहा है कि कोरोना का ये नया वेरिएंट और ज्यादा खतरनाक है और संक्रामक क्षमता 3 गुना ज्यादा है पुराने वायरस से, तो इसलिए हर पल आप सावधान रहें। इसी के साथ खबर बड़ी है में बस इतना ही।